नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 किससे संबंधित है? जो भारतीय संविधान है उसका अनुच्छेद 12 किससे संबंधित है? इसमें ऑप्शन दिए गए मौलिक अधिकार, राज्य की परिभाषा, समानता का अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा से संबंधित है। इसमें राज्य को बताया गया है कि राज्य के अंतर्गत क्या क्या आएंगे। तो इसमें राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार हो गई, भारत सरकार हो गई, संसद हो गया, राज्यों राज्यों की सरकार हो गई, विधानमंडल हो गया। तो ये सभी दोस्तों राज्य के अंतर्गत आएंगे, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इसमें, अनुच्छेद 12 संविधान के किस भाग में स्थित है? तो जो अनुच्छेद 12 है वो भारतीय संविधान के कौन से भाग में स्थित है? इसमें ऑप्शन दिया गया है भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 में। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 स्थित है। 12 से लेके 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक यह मौलिक अधिकारों के संबंध में बात करता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 12 भाग 3 में स्थित है। अनुच्छेद 12 को भारतीय संविधान के भाग 3 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? जो मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, इन्हें भारतीय संविधान के कौन से भाग में बताया गया है? भाग 2, भाग 3, भाग 4A या भाग 6। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाग 3। भाग 3, भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के संबंध में यानी फंडामेंटल राइट्स के संबंध में बात की गई है, जिन्हें 12 से लेके 35 तक अनुच्छेद में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य में कौन शामिल है? जैसा दोस्तों मैंने आपको अभी ऊपर बताया है, अनुच्छेद 12 में कौन कौन शामिल है राज्य के अंतर्गत। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है भारत सरकार और संसद, राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकरण या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 12 है जिसमें राज्य को परिभाषित किया गया है, इसके अंतर्गत भारत सरकार और संसद, राज्य सरकार और विधानमंडल और स्थानीय प्राधिकरण, जो भी लोकल अथॉरिटीज हैं, तो ये सभी राज्य के अंतर्गत आएंगी, राज्य के अंतर्गत आएगी, जिसे अनुच्छेद 12 में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अनुच्छेद 13 जो आर्टिकल 13 है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें ऑप्शन दिए गए संसद की शक्तियों को बढ़ाना, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, राष्ट्रपति की शक्तियां बढ़ाना या न्यायपालिका को समाप्त करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों की रक्षा के संबंध में बात करता है। जो आर्टिकल 13 है भारतीय संविधान का, वह मौलिक अधिकारों की रक्षा के संबंध में बात करता है। अनुच्छेद 13 में क्या बताया गया है? ऐसा कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों का हनन करता है, मौलिक अधिकारों का हनन करता है या उनका उल्लंघन करता है, वह शून्य घोषित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 14 क्या प्रदान करता है? तो अनुच्छेद जो 14 है, जो आर्टिकल 14 है, इसमें क्या बात की गई है या क्या प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए है शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का सम्मान संरक्षण, सी है संपत्ति का अधिकार और डी है मतदान का अधिकार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण के संबंध में बात की गई है आर्टिकल 14 में। ठीक है, नेक्स्ट है इक्वेलिटी बिफोर लॉ यानी विधि के समक्ष समानता की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो जो विधि के समक्ष समानता की अवधारणा है उसे कौन से देश से लिया गया है? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन या कनाडा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन से इक्वेलिटी
बिफोर लॉ यानी विधि के समक्ष समानता के संबंध में बात की गई है। और ये विधि के समक्ष समानता दोस्तों आर्टिकल 14 में जो बोला गया है कि विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से संबंधित जो बात की गई है वह आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 में बताई गई है। और जो ये विधि के समक्ष समानता है, जो इक्वेलिटी बिफोर लॉ है, ये इसकी जो अवधारणा है वह ब्रिटेन देश से ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज यानी विधियों का समान संरक्षण की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज जो विधियों का समान संरक्षण है, इसकी अवधारणा को कौन से देश से लिया गया है? इसमें ऑप्शन दिए गए अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और जापान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका से इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज यानी विधियों का समान संरक्षण की अवधारणा को लिया गया है अमेरिका से। ठीक है, जैसे दोस्तों हमने अभी ऊपर देखा आर्टिकल 14 में बोला गया है कि विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण, तो यह बात की गई है आर्टिकल 14 में। तो ऊपर जैसे हमने देखा था जो इक्वेलिटी बिफोर लॉ है, जो विधि के समक्ष समानता है, यह ली गई है ब्रिटेन देश से, इसकी अवधारणा को ब्रिटेन देश से लिया गया है। और वहीं देखा जाए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज जो विधियों के समान संरक्षण के संबंध में बात करता है, इस अवधारणा को लिया गया है अमेरिका से। ठीक है, और इन दोनों को आर्टिकल 14 में बताया गया है अनुच्छेद 14 में, विधियों के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 17 किस सामाजिक बुराई को समाप्त करता है? तो अनुच्छेद 17 में कौन सी सामाजिक बुराई को समाप्त करने के संबंध में बात की गई है? दहेज, बाल विवाह, अस्पृश्यता या सती प्रथा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन आपको पूछ लेगा कि अनुच्छेद 17 में किस सामाजिक बुराई को समाप्त करता है, तो इसमें अस्पृश्यता के अंत के संबंध में बात करता है आर्टिकल 17 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17। ठीक है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत। नेक्स्ट है वर्तमान में अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत कितनी स्वतंत्रताएं हैं? तो जो अनुच्छेद 19(1) है भारतीय संविधान का, इसके अंतर्गत कितनी स्वतंत्रताओं के संबंध में बात की गई है? इसमें ऑप्शन दिए गए 5, 6, 7 या 8। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6। अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं के संबंध में बात की गई है। वह कौन कौन सी स्वतंत्रता है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश में शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने की स्वतंत्रता और सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी रहने की और बस जाने की स्वतंत्रता, और कोई भी व्यापार या कारोबार या उपजीविका करने की स्वतंत्रता। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई गई है 19(1) के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत स्वतंत्रता नहीं है? तो 19(1) के अंतर्गत जो आर्टिकल 19(1) है, अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता नहीं है? ऑप्शन ए है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार या संघ बनाने की स्वतंत्रता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को 19(1) के अंतर्गत नहीं बताया गया है, यह 19(1) के अंतर्गत नहीं आती। इसमें दोस्तों जैसे हमने ऊपर बताया वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है ये 19(1) के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में इसके संबंध में बात की गई है? इसमें ऑप्शन दिए गए 19(1)(a), 19(1)(b), 19(1)(c या 19(1)(d। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए 19(1)(a) यानी अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड ए में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के संबंध में बात की गई है। अनुच्छेद 19(1)(a) में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कोई भी व्यवसाय, व्यापार या पेशा करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो कोई भी व्यापार, कोई भी व्यवसाय या पेशा करने की स्वतंत्रता को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? इसमें ऑप्शन दिए गए 19(1)(d), 19(1)(e), 19(1)(g या 19(1)(h। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 19(1)(g में कोई भी व्यवसाय, व्यापार या पेशा करने की स्वतंत्रता के संबंध में बात की गई है। 19(1)(g में यानी अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड जी में कोई भी व्यवसाय, व्यापार या पेशा करने की स्वतंत्रता के संबंध में बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट है संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19 से किस संशोधन द्वारा हटाया गया? तो जो संपत्ति का अधिकार है इसे अनुच्छेद 19 से कौन से संशोधन द्वारा हटाया गया? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 24वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन या 52वां संशोधन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 44वां संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। इसे अनुच्छेद 19 से हटा दिया गया और इसे अनुच्छेद 300(a) में रख दिया गया। इस बात को भी आपने ध्यान रखना है। तो संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 19 से हटाया गया, यह हटाया गया 44वां संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? तो दोस्तों इस प्रकार के ट्रिकी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा एग्जाम्स में कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है यह किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19(1)(a), अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 32। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19(1)(a) में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में बात किया गया है, जिसे दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता भी कहते हैं, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 है यह किससे संबंधित है? समानता का अधिकार, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, जीवन का अधिकार या गिरफ्तारी से संरक्षण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के संबंध में बात की गई है अनुच्छेद 20 में। तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 है वह अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के बारे में बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 20(2) किस सिद्धांत से संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 20 का खंड 2 है यह किस बारे में बात करता है, यह किस सिद्धांत से संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं डबल जियोपार्डी, रेस जुडिकाटा, एस्टोपल या नेचुरल जस्टिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डबल जियोपार्डी, यानी जो अनुच्छेद 20 का 2 है, यानी यह बात करता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और उसे दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा, यह बताया गया है अनुच्छेद 20 के खंड 2 में, जो है डबल जियोपार्डी के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 20(3) किससे संबंधित है? यानी अनुच्छेद 20 का खंड 3 किससे संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं डबल जियोपार्डी, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ या प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेल्फ इंक्रिमिनेशन से संबंधित है अनुच्छेद 20(3),
यह बात करता है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी किसी अपराध के लिए जो अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने ही खिलाफ साक्षी होने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जाएगा। यह बात करता है अनुच्छेद 20(3), यानी अनुच्छेद 20 का खंड 3, जिसे बात करते हैं सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में बात की गई है, जिसमें अनुच्छेद 20(3) में। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 21 है, जो आर्टिकल 21 है, यह किस अधिकार से संबंधित है? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं समानता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या शिक्षा का अधिकार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जो अनुच्छेद 21 है भारतीय संविधान का, वह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में बात करता है, यानी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? तो जो शिक्षा का अधिकार है, जो राइट टू एजुकेशन है, जो हमारे मौलिक अधिकारों में से ही एक अधिकार है, यानी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उनमें से ये हमारा एक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन। यह किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? ऑप्शन दिए गए हैं 0 से 6 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 14 से 18 वर्ष या 18 से 21 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार के संबंध में बात की गई है, यानी राइट टू एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? तो जो आर्टिकल 21A है भारतीय संविधान का, आर्टिकल 21 है, यह किससे संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं जीवन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या मतदान का अधिकार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा का अधिकार। जो अनुच्छेद 21A है यह शिक्षा के अधिकार के संबंध में बात करता है, शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, जो हमने अभी ये ऊपर क्वेश्चन देखा यह इसी से संबंधित है, शिक्षा का अधिकार, और इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार के संबंध में बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 21A संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया? तो जो आर्टिकल 21A है, जो अनुच्छेद 21A है, इसे संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया? ऑप्शन दिए गए हैं 1976, 1978, 2002 या 2005। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2002। अनुच्छेद 21A को भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, इस बात को आपने ध्यान रखना है। और यह बात करता है राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा के अधिकार के संबंध में, यह बात करता है 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 21A के अंतर्गत शिक्षा कैसी होगी? तो अनुच्छेद 21A के अंतर्गत, जो अनुच्छेद 21A है, इसके अंतर्गत शिक्षा कैसी होगी? ऑप्शन दिए गए हैं सशुल्क यानी पेड, निशुल्क और अनिवार्य, केवल अनिवार्य या केवल निशुल्क। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निशुल्क और अनिवार्य। तो जो आर्टिकल 21A है, जो शिक्षा के संबंध में, जो शिक्षा के अधिकार के संबंध में बात करता है, इसमें बोला गया है 6 से 14 वर्ष तक के आयु के जो बच्चे हैं इनके लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के संबंध में बात की गई है। निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के संबंध में बात की गई है आर्टिकल 21A में, अनुच्छेद 21A में। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 21A के अनुसार शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व किसका है? तो अनुच्छेद 21A के अंतर्गत जो शिक्षा के अधिकार के संबंध में बात करता है, इसमें जो शिक्षा उपलब्ध कराने का जो दायित्व है वह किसका दायित्व है? ऑप्शन दिए गए हैं माता पिता का, राज्य का, न्यायालय का या संसद का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य का। अनुच्छेद 21A में
क्लियरली यह बताया गया है कि राज्य का यह दायित्व होगा, राज्य उपबंध करेगा कि 6 से 14 वर्ष तक की जो आयु के बच्चे हैं इनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दे। ठीक है, यह राज्य का कर्तव्य होगा, यह राज्य का दायित्व होगा। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन दोस्तों आपसे अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। अनुच्छेद 21A के अनुसार शिक्षा उपलब्ध कराने का जो दायित्व है वह राज्य का है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 23(1) निम्नलिखित में से किसका निषेध करता है? जो आर्टिकल 23(1) है यह किसका निषेध करता है? ऑप्शन दिए गए, केवल मानव तस्करी का, केवल बेगार का, मानव तस्करी, बेगार तथा अन्य समान प्रकार के बलात्श्रम का, या केवल बाल श्रम का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 23(1) में क्या बोला गया है? अनुच्छेद 23(1) मानव तस्करी, बेगार या अन्य समान प्रकार के जो भी बलात्श्रम है इनके निषेध करता है अनुच्छेद 23(1). अनुच्छेद 23(1) में इस संबंध में बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है बेगार का अर्थ क्या है? बेगार का अर्थ है, बेगार का क्या अर्थ होगा? न्यूनतम मजदूरी पर कार्य, बिना पारिश्रमिक के जबरन कार्य, स्वैच्छिक सेवा या सरकारी सेवा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिना पारिश्रमिक के जबरन कार्य। यानी बिना किसी को मजदूरी दिए, बिना किसी को पैसे दिए उससे जबरन कार्य करवाना, यह मतलब है बेगार का। और इसके संबंध में अनुच्छेद 23 में बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 23 के अंतर्गत बलात्श्रम यानी फोर्स्ड लेबर माना जा सकता है? तो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत जैसे हमने दोस्तों ऊपर देखा था, अनुच्छेद 23 जो बात करता है मानव के दुर्व्यापार, किसी भी प्रकार का बेगार या बलात्श्रम को जो निषिद्ध करता है, उस संबंध में बात की गई है अनुच्छेद 23 में। तो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत जो बलात्श्रम है, जो फोर्स्ड लेबर है, उसे माना जा सकता है न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान पर कराया गया कार्य, स्वेच्छा से किया गया कार्य, संविदा के अनुसार किया गया कार्य, या अवैतनिक इंटर्नशिप यदि पूर्णतः स्वैच्छिक हो। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान पर कराया गया कार्य। तो किसी से भी न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान पर, जितनी मजदूरी है उससे कम पैसा देकर जो कराया गया काम है उसे कहा जाएगा बलात्श्रम यानी फोर्स्ड लेबर, और जिसके संबंध में बात की गई है अनुच्छेद 23 में। ठीक है, नेक्स्ट है किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान पर कराया गया कार्य भी फोर्स्ड लेबर माना जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कौन से मामले में कहा कि जो न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान पर कराया गया कार्य भी फोर्स्ड लेबर यानी बलात्श्रम माना जाएगा? इसमें ऑप्शन दिए गए, गोलकनाथ केस, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट केस, केशवानंद भारती केस, या मेनका गांधी केस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान पर कराया गया कार्य भी फोर्स्ड लेबर यानी बलात्श्रम माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 24 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो आर्टिकल 24 है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुच्छेद 24 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन दिए गए, मानव तस्करी का निषेध, बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में नियोजन से रोकना, या शिक्षा का अधिकार प्रदान करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में नियोजन से रोकना। यानी 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं इन्हें खतरनाक उद्योगों में काम करने से रोकना, यह बात की गई है अनुच्छेद 24 में। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 29(1) का संरक्षण किसे प्राप्त है? तो जो अनुच्छेद 29(1) है इसका संरक्षण किसे प्राप्त है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए, केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, नागरिकों के किसी भी वर्ग को जिसकी अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति हो, केवल अनुसूचित जनजातियों को।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 29A नागरिकों के किसी भी वर्ग को जिसकी अपनी भाषा, अपनी लिपि या संस्कृति हो, उसके संबंध में संरक्षण के बारे में बात की गई है अनुच्छेद 29(1) में। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 29(2) के अनुसार किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से किस आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता। तो जो अनुच्छेद 29(2) है, अनुच्छेद 29 का जो खंड 2 है, इसके अनुसार किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से किस आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता। इसमें ऑप्शन दिए गए धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति या भाषा के आधार पर, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अनुच्छेद 29(2) में कहा गया है कि राज्य द्वारा जो पोषित है या राज्य निधि से जो सहायता पाने वाली कोई भी शिक्षा संस्थान है, उसमें प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा, इनमें से किसी के भी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा, उन्हें रोका नहीं जाएगा प्रवेश से। ठीक है, नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा यानी हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे, इन्होंने संविधान के कौन से अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय व आत्मा कहा, यानी हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। तो इसमें ऑप्शन दिए गए अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 32। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को, आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी करने की शक्ति किसे प्राप्त है। तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी करने की शक्ति किसे प्राप्त है। ऑप्शन दिए गए केवल उच्च न्यायालय को, केवल सर्वोच्च न्यायालय को, राष्ट्रपति को या संसद को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है, 5 प्रकार की रिट यह जारी कर सकता है। दोस्तों, रिट पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जिसे आपने यदि अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पे उसका लिंक है, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है और इसमें यह 5 प्रकार की रिट जो है जारी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रिट अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जारी नहीं की जा सकती। तो कौन सी रिट जो है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जारी नहीं की जा सकती। इसमें ऑप्शन दिए गए हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियोरी या इंजंक्शन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंजंक्शन। यह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ये रिट जारी नहीं की जा सकती। तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो रिट जारी नहीं की जा सकती वो है, इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इंजंक्शन। हैबियस कॉर्पस की जा सकती है, मैंडेमस की जा सकती है, सर्टियोरी की जा सकती है, लेकिन इंजंक्शन नहीं की जा सकती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ है, हैबियस कॉर्पस जो रिट है, जो 5 प्रकार की रिट में से एक रिट है हैबियस कॉर्पस, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हमें अभिलेख दिखाओ, हमें कारण बताओ, शरीर को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करो या पद का अधिकार बताओ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ है शरीर को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करो। तो जो हैबियस कॉर्पस रिट है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है, इसमें जो बात की गई है वह की गई है शरीर को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रिट सार्वजनिक पद पर अधिकार की जांच करती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी रिट है जो सार्वजनिक पद पर अधिकार की जांच के संबंध में बात करती है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैबियस कॉर्पस, क्यो वारंटो, मैंडेमस या सर्टियोरी। इसका आंसर दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इसमें से कौन सी रिट सार्वजनिक पद पर अधिकार की जांच के संबंध में बात करती है। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में दीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, जिन्हें डीपीएसपी भी बोलते हैं, डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान के किस भाग में वर्णित है? ऑप्शन दिए गए हैं भाग 3, भाग 4, भाग 4A या भाग 5। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 4। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी को बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किन अनुच्छेदों में है? तो जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है, जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन तत्वों का उल्लेख किन अनुच्छेदों में है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 51A या अनुच्छेद 52 से 78। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्वों के संबंध में बात की गई है, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वह अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्वों के संबंध में बात करता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन, इस प्रकार के ट्रिकी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको अनुच्छेद भी इसमें ध्यान रखना है कि कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक किस भाग के बारे में बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो जो भारतीय संविधान के जो राज्य नीति निदेशक तत्व हैं, जो भारतीय संविधान में डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है, इन्हें किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड या ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 37 के अनुसार डीपीएसपी न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं, डीपीएसपी राज्य के शासन में मौलिक हैं, डीपीएसपी केंद्र द्वारा लागू हैं या बी और सी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डीपीएसपी राज्य के शासन में मौलिक है, यानी इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 37 में क्या बात की गई है कि जो ये डीपीएसपी है, जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है, ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, यानी इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डीपीएसपी राज्य के शासन में मौलिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो जो ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान है यह कौन से अनुच्छेद में इसके संबंध में बात की गई है? ऑप्शन दिए गए अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42 या अनुच्छेद 43। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में बात की गई है। इसे गांधीवादी सिद्धांत भी बोलते हैं। इस चीज को भी दोस्तों आपने ध्यान रखना है, गांधीवादी सिद्धांत। ठीक है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्तमान में अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, समान नागरिक संहिता या ग्राम पंचायतों का संगठन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 45 जो है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के संबंध में बात करता है अनुच्छेद 45। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 51A के अनुसार राज्य का कर्तव्य है। तो अनुच्छेद जो 51 है इसके खंड 1 के अनुसार राज्य का क्या कर्तव्य है? ऑप्शन दिए गए समान नागरिक संहिता लागू करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाना, पर्यावरण की रक्षा करना या पंचायतों का गठन करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो जो अनुच्छेद 51 है इसका जो खंड ए है इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के संबंध में बात की गई है, यह राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 51 बी किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 का खंड बी यह किस संबंध में बात करता है? ऑप्शन दिए गए, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखना, शिक्षा का अधिकार, पर्यावरण संरक्षण या न्यायपालिका का पृथक्करण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 51 के खंड बी में राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखने के संबंध में बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें ऑप्शन दिए गए, अनुच्छेद 51 न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, अनुच्छेद 51 एक मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 51 एक नीति निर्देशक तत्व है या अनुच्छेद 51 ए एक मौलिक कर्तव्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 एक नीति निर्देशक तत्व है यानी डीपीएसपी है, एक डीपीएसपी है। तो डीपीएसपी है दोस्तों जो अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के संबंध में बात की गई है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इन्हें अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक बताया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 51 एक नीति निर्देशक तत्व है। और ऑप्शन देखते हैं, अनुच्छेद 51 न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होता, यह गलत है। अनुच्छेद 51 एक मौलिक अधिकार है, यह गलत है। अनुच्छेद 51 नीति निर्देशक तत्व है और अनुच्छेद 51 एक मौलिक कर्तव्य है, यह भी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है वह अनुच्छेद 51 एक नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो जो भारतीय संविधान है इसके कौन से अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इनके संबंध में बात की गई है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 ए या अनुच्छेद 52। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51 ए में मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज के संबंध में बात की गई है। संविधान का अनुच्छेद 51 ए मौलिक कर्तव्यों के संबंध में बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है इन्हें भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? इसमें ऑप्शन दिए गए, 24वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन या 86वां संशोधन। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिए और इसमें आप इसका ईयर भी बताइए कि कौन से साल ये संशोधन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है वर्तमान में संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है? तो जो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है इनकी संख्या कितनी है? ऑप्शन दिए गए हैं 10, 11, 12 या 13। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इनकी संख्या 11 है। ठीक है, मूल रूप से इनकी संख्या 10 थी और अब हो गई इनकी संख्या 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, 11वां मौलिक कर्तव्य है इसे कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन दिए गए, 44वां संशोधन, 42वां संशोधन, 73वां संशोधन या 86वां संशोधन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 86वां संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या दोस्तों 10 थी, 86वां संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अब जो कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या है वह है 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है संविधान में मौलिक कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों की प्रेरणा है इसे कौन से देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन दिए गए, अमेरिका, आयरलैंड, रूस यानी पूर्व सोवियत संघ या कनाडा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस यानी पूर्व सोवियत संघ जिसे कहते हैं। तो रूस से मौलिक कर्तव्यों की जो प्रेरणा है वह
रूस देश से ली गई है, रूस देश से ली गई है मौलिक कर्तव्यों को, जो भी फंडामेंटल हमारी ड्यूटीज है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश किस समिति ने की थी? जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो हमारी मौलिक कर्तव्य है, इनकी सिफारिश किस समिति ने की थी? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, सरकारिया समिति, स्वर्ण सिंह समिति, बलवंत राय मेहता समिति या कोठारी समिति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो जो भारतीय संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति है, जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है, ये किसमें निहित होती है? ऑप्शन दिए गए हैं, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति या संसद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति में संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वह राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रणाली द्वारा होता है? तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वह किस प्रणाली द्वारा होता है? ऑप्शन दिए गए हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन, साधारण बहुमत या आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत या सूची प्रणाली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। इस प्रणाली द्वारा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं होता? तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है, इसमें कौन शामिल नहीं होता? ऑप्शन दिए गए हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य या राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होते। ठीक है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं, लेकिन राज्यसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु, राष्ट्रपति जो पद है उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन दिए गए हैं, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। 35 वर्ष। तो राष्ट्रपति पद के लिए जो न्यूनतम आयु है, जो मिनिमम एज है, वह 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में बात की गई है? ऑप्शन दिए गए, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 72 या अनुच्छेद 74। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 पर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में बात की गई है, अनुच्छेद 61 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है धन विधेयक यानी मनी बिल के संबंध में राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, उसे अस्वीकार कर सकता है, उसे पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता, उसे सर्वोच्च न्यायालय को भेज सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, उसे पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता। तो राष्ट्रपति जो है मनी बिल को, जो धन विधेयक है, उसे पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो उपराष्ट्रपति है, इसके निर्वाचन को कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन दिए गए, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 66 या अनुच्छेद 68।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में बात की गई है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को अनुच्छेद 66 में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उपराष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है, उपराष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का सदस्य होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका जो सही कथन है वह है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो जो उपराष्ट्रपति है होता है वह जो राज्यसभा है इसका पदेन सभापति होता है, पदेन सभापति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है उसमें कौन कौन शामिल होंगे, कौन कौन शामिल होंगे? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है? ऑप्शन दिए गए, केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों के सदस्य या संसद एवं राज्य विधानसभाएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत और निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के भी मनोनीत और निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। इसके निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य आएंगे। ठीक है, चाहे वो निर्वाचित और मनोनीत दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 है, जो आर्टिकल 76 है, यह किससे संबंधित है? ऑप्शन दिए गए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के महान्यायवादी, भारत के मुख्य न्यायाधीश या विधि मंत्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 26 भारत के महान्यायवादी से संबंधित है, यानी अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। ठीक है, तो भारत का जो महान्यायवादी है इन्हें बताया गया है अनुच्छेद 76 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, महान्यायवादी बनने के लिए व्यक्ति में कौन सी योग्यता होनी चाहिए? तो अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया जो भारत के महान्यायवादी है इन्हें बनने के लिए इनमें कौन सी योग्यता होनी चाहिए? ऑप्शन दिए गए हैं, वह लोकसभा का सदस्य होने योग्य हो, वह राज्यसभा का सदस्य होने योग्य हो, वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने योग्य हो या वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने योग्य होना चाहिए। तो महान्यायवादी बनने के लिए व्यक्ति में जो योग्यता होनी चाहिए वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने योग्य होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, महान्यायवादी भारत सरकार का। तो जो महान्यायवादी है, जो अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया है वह भारत सरकार का क्या होता है? सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, सर्वोच्च विधिक अधिकारी, सर्वोच्च वित्तीय अधिकारी या सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। यह विधि संबंधी विषयों पर भारत सरकार को सलाह देता है। ठीक है, तो महान्यायवादी सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद किनसे मिलकर बनी होती है? तो अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद किनसे मिलकर बनी होती है? ऑप्शन दिए गए हैं, लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा, राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा, प्रधानमंत्री लोकसभा और राज्यसभा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा। अनुच्छेद 79 में संसद को बताया गया और संसद किन किन से मिलकर बनी है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अभिन्न अंग है परंतु किसी सदन का सदस्य नहीं होता? तो निम्नलिखित में से कौन संसद का अभिन्न अंग है लेकिन वह किसी सदन का सदस्य नहीं होता? ऑप्शन दिए गए, प्रधानमंत्री,
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, लेकिन यह किसी सदन का सदस्य नहीं होता। ठीक है, तो राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, लेकिन किसी सदन का सदस्य यह नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा का, दोस्तों ये संरचना करना है इसे यहाँ पे, राज्यसभा की संरचना किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राज्यसभा की संरचना को किस अनुच्छेद में बताया गया है? ऑप्शन दिए गए अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81 या अनुच्छेद 83। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना के संबंध में बात की गई है, यानी कॉम्पोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो राज्यसभा की जो संरचना है उसे अनुच्छेद 80 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो जो राज्यसभा है वह धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? 7 दिन, 14 दिन, 30 दिन या 6 माह? तो दोस्तों इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, नेक्स्ट है संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत बुलाया जाता है? तो जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, इसका जो संयुक्त अधिवेशन है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत बुलाया जाता है? ऑप्शन दिए गए अनुच्छेद 107, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 109 या अनुच्छेद 110। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन के संबंध में बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो जो संयुक्त अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के उपसभापति? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। जो लोकसभा अध्यक्ष है यह संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने समय बाद सेवानिवृत्त होते हैं? तो जो राज्यसभा है जिसे उच्च सदन भी कहा जाता है, इसके 1/3 सदस्य कितने समय बाद सेवानिवृत्त होते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं इसमें 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या 5 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ष। प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यदि राष्ट्रपति किसी साधारण विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा देता है और संसद उसे पुनः पारित कर देती है तो राष्ट्रपति पुनः लौटा सकता है, वीटो कर सकता है, स्वीकृति देने के लिए बाध्य है या सर्वोच्च न्यायालय को भेज सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। यदि राष्ट्रपति किसी साधारण विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा देता है और संसद उसे पुनः पारित कर देती है तो राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट है राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने समय बाद सेवानिवृत्त होते हैं? तो जो राज्यसभा के 1/3 सदस्य हैं ये कितने समय बाद सेवानिवृत्त होते हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या 5 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह 2 वर्ष हो जाएगा। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। नेक्स्ट है संसद की लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मुख्य कार्य क्या है? तो जो संसद की लोक लेखा समिति है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, इसका मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं बजट बनाना, कैग की रिपोर्टों की जांच करना, विधेयकों का मसौदा तैयार करना या न्यायाधीश नियुक्त करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैग की रिपोर्टों की जांच करना। जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है यह कैग की रिपोर्टों की जांच करती है, यानी कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट्स है उनकी रिपोर्ट्स की जांच करती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी।
तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मुख्य कार्य कैग की रिपोर्टों की जांच करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है? तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 है किससे संबंधित है? ऑप्शन दिए गए उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन, न्यायिक पुनर्विलोकन या अधीनस्थ न्यायालय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन। जो भारतीय संविधान का 124 अनुच्छेद है यह सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के संबंध में बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक योग्यता क्या है? तो जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक योग्यता क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता, राष्ट्रपति की राय में विशिष्ट विधिवेत्ता या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यता है उसमें 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो या राष्ट्रपति की राय में विशिष्ट विधिवेत्ता हो। तो ये तीनों जो है ऑप्शन सही होंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक योग्यता जो है 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो या राष्ट्रपति की राय में विशिष्ट विधिवेत्ता हो या उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 124(7) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश। तो अनुच्छेद 124(7) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, किसी भी न्यायालय में वकालत कर सकता है, केवल उच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है, भारत के किसी भी न्यायालय या प्राधिकरण के समक्ष वकालत नहीं कर सकता, केवल सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के किसी भी न्यायालय या प्राधिकरण के समक्ष वकालत नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है। तो इसमें बोला गया है अनुच्छेद 124(7) के अनुसार जो सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश है वह भारत के किसी भी न्यायालय या प्राधिकरण के समक्ष वकालत नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है न्यायाधीश हटाने का प्रस्ताव किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो न्यायाधीश को हटाने का जो प्रस्ताव है वो किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? ऑप्शन दिए गए केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, किसी भी सदन में या संयुक्त अधिवेशन में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के किसी भी सदन में न्यायाधीश को हटाने का जो प्रस्ताव है वह प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 127 किससे संबंधित है? तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 127 है किससे संबंधित है? आर्टिकल 127। ऑप्शन दिए गए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश यानी एडहॉक जज, सेवानिवृत्त न्यायाधीश या अतिरिक्त न्यायाधीश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तदर्थ न्यायाधीश यानी एडहॉक जजेस की नियुक्ति के संबंध में बात करता है अनुच्छेद 127। ठीक है, तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में यानी एडहॉक जजेस की जो अपॉइंटमेंट है उनके संबंध में बात की गई है अनुच्छेद 127 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 127 के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीश किस न्यायालय में नियुक्त किया जाता है? तो अनुच्छेद 127 के अंतर्गत जो तदर्थ न्यायाधीश है, जो एडहॉक जजेस है, इन्हें किस न्यायालय में नियुक्त किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या सैन्य न्यायालय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो अनुच्छेद 127 के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीश जो एडहॉक जजेस है इन्हें जो है किस न्यायालय में नियुक्त किया जाता है? तो इन्हें सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय में इन्हें नियुक्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 127 के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 127 के अंतर्गत जो है
जो तदर्थ न्यायाधीश है, जो एडहॉक जज है, उसके रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है? किसी भी अधिवक्ता को, किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को, ऐसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्य रखता हो, या जिला न्यायाधीश को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 127 के अंतर्गत जो तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है वह ऐसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो, यानी जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। ठीक है, ऐसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो उसे तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 148। तो भारतीय संविधान का 148 आर्टिकल जो अनुच्छेद 148 है किससे संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग, या महान्यायवादी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान का 148 जो है अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में बात करता है, यानी कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग को अनुच्छेद 148 में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कैग का कार्यकाल कितना होता है? जो कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, इनका कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन दिए गए 5 वर्ष, 6 वर्ष, 65 वर्ष की आयु तक, या 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। तो जो कैग का कार्यकाल होता है वह होता है या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो पहले हो। ठीक है, नेक्स्ट है राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जो राज्यपाल है, जो गवर्नर है, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन दिए गए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या राज्य की विधानसभा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। जो राज्यपाल की नियुक्ति है, जो गवर्नर की नियुक्ति है, वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, नेक्स्ट है राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो जो गवर्नर है, जो राज्यपाल है, वह अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? ऑप्शन दिए गए मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। इसका आंसर दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है राज्यपाल की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? तो जो गवर्नर की क्षमादान शक्ति है, जो राज्यपाल की क्षमादान शक्ति है, इसे कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? ऑप्शन दिए गए अनुच्छेद 160, 161, 162 या 163। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के संबंध में बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, यह शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति को कौन से अनुच्छेद में बताया गया? तो राज्यपाल कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है? ऑप्शन दिए गए अनुच्छेद 212, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 214 या अनुच्छेद 215। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महाधिवक्ता बनने के लिए व्यक्ति में कौन सी योग्यता होनी चाहिए? तो जो महाधिवक्ता है, जो एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट है, उसे बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? वह लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, वह राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो, वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो, या वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वह उच्च न्यायालय का
न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। तो राज्य का महाधिवक्ता बनने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए वह होनी चाहिए कि वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो ऐसा व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महाधिवक्ता अपना पद किसके प्रसाद पर्यंत धारण करता है। तो जो महाधिवक्ता होता है, जो एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट है, जो राज्य का महाधिवक्ता है, जो राज्य का महाधिवक्ता है, वह किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। ऑप्शन दिए गए मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या विधानसभा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो महाधिवक्ता होता है वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत यानी उसके प्लेजर पर अपना पद धारण करता है। ठीक है, तो महाधिवक्ता अपना पद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत धारण करता है। ठीक है, नेक्स्ट है महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल में मतदान का अधिकार है, केवल बोलने और भाग लेने का अधिकार है, मतदान एवं बोलने दोनों का अधिकार है, या कोई अधिकार नहीं है। तो महाधिवक्ता के संबंध में बात की गई है। तो महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल में मतदान का अधिकार है, केवल बोलने का या भाग लेने का अधिकार है, या मतदान और बोलने दोनों का अधिकार है, या कोई अधिकार नहीं है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। राज्य का जो महाधिवक्ता है उसको राज्य विधानमंडल में केवल बोलने और भाग लेने का अधिकार है। ठीक है, तो जो राज्य का महाधिवक्ता होगा उसे जो विधानमंडल है राज्य का, वहां पे केवल बोलने और भाग लेने का अधिकार है, मतदान करने का उसका अधिकार नहीं होता। ठीक है, केवल बोलने और भाग लेने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 165 का संबंध किससे है। अनुच्छेद 165 का संबंध किससे है। केंद्र सरकार के विधिक अधिकारी, राज्य सरकार के विधिक अधिकारी, न्यायपालिका या वित्त आयोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार के विधिक अधिकारी। दोस्तों ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो 165 का संबंध राज्य सरकार के विधिक अधिकारी यानी राज्य के महाधिवक्ता के संबंध में बात करता है। तो राज्य का जो महाधिवक्ता होता है वो राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 165 का संबंध जो है वो राज्य सरकार के विधिक अधिकारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य का विधानमंडल किन से मिलकर बनता है। तो अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य का जो विधानमंडल है वो किन से मिलकर बना होता है। केवल विधानसभा, राज्यपाल और विधानसभा, राज्यपाल, विधानसभा तथा जहां व्यवस्था हो वहां विधान परिषद, या मुख्यमंत्री और विधानसभा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य का जो विधानमंडल है वह राज्यपाल, विधानसभा तथा जहां व्यवस्था हो वहां विधान परिषद से मिलकर बना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है परंतु किसी सदन का सदस्य नहीं होता। तो निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है परंतु किसी सदन का वह सदस्य नहीं होता। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधान परिषद एक स्थायी सदन है क्योंकि उसका कार्यकाल 5 वर्ष है, उसका कार्यकाल 6 वर्ष है, वह कभी भंग नहीं होती, राज्यपाल उसे भंग नहीं कर सकता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वह कभी भंग नहीं होती। तो विधान परिषद एक स्थायी सदन है क्योंकि वह कभी भंग नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट है विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए। तो जो विधान परिषद है इसके न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन दिए गए 20, 30, 40 या 50। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 40। जो विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या है वह 40 होनी चाहिए, इसे 40 से कम नहीं होनी चाहिए। विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है विधान परिषद धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है। तो जो विधान परिषद है वह
जो धन विधेयक है इसको अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? ऑप्शन दिए गए हैं 7 दिन, 14 दिन, 30 दिन या 30 माह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 दिन। विधान परिषद धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। यदि वह 14 दिनों से ज्यादा रोकती है तो उसे उस धन विधेयक को पारित समझा जाएगा दोनों सदनों से। ठीक है, तो विधान परिषद धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा की संरचना से संबंधित है? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 171 या अनुच्छेद 172। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 170 में राज्य विधानसभा की संरचना के संबंध में बात की गई है। राज्य विधानसभा की संरचना के संबंध में बात की गई, यानी कॉम्पोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, विधानसभाओं की संरचना के संबंध में अनुच्छेद 170 में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य विधानमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो इसमें से सही युग्म बताइए। अनुच्छेद 168 राज्य विधानमंडल, अनुच्छेद 169 विधान परिषद का सृजन या उन्मूलन, अनुच्छेद 170 विधानसभा की संरचना और अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना। तो दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा इसको बताइए। केवल 1 और 2, केवल 3 और 4, केवल 1, 2, 3 या सभी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें सभी सही है। अनुच्छेद 168 में राज्य विधानमंडल के संबंध में बात की गई है, राज्य विधानमंडल होगा। अनुच्छेद 169 विधान परिषद का सृजन और उन्मूलन के संबंध में बात करता है। अनुच्छेद 170 विधानसभा की संरचना के संबंध में बात करता है और अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना के संबंध में बात करता है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 169 और 171 में कंफ्यूज नहीं होना है। अनुच्छेद 169 में विधान परिषद का सृजन और उन्मूलन के संबंध में बात की गई है, जबकि अनुच्छेद 171 विधान परिषद की जो संरचना है उसके संबंध में बात करता है। ठीक है, तो इसमें सभी ऑप्शन सही होंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, प्रत्येक जिले के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, प्रत्येक राज्य में 2 उच्च न्यायालय होंगे या उच्च न्यायालय की स्थापना संसद के विवेक पर निर्भर है। तो अनुच्छेद 214 में क्या बताया गया है इसमें से बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 214 में बोला गया है प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, एक हाई कोर्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो जो उच्च न्यायालय है, जो हाई कोर्ट है, इसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन दिए गए अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 216 या अनुच्छेद 217। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 215। अनुच्छेद 215 बात करता है उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित करने वाला जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 215 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने का एक प्रमुख परिणाम क्या है? तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होने का क्या परिणाम है? न्यायालय कर लगा सकता है, न्यायालय अवमानना के लिए दंड दे सकता है, न्यायालय संसद को भंग कर सकता है या न्यायालय अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायालय अवमानना के लिए दंड दे सकता है। तो इसमें बोला गया है प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, जिसे 215 में बताया गया है जैसा हमने अभी ऊपर देखा, और उसको अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति जो है ऐसे न्यायालय को होगी। तो न्यायालय अवमानना के लिए दंड दे सकता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने का यह एक प्रमुख परिणाम है, यानी उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होने का एक प्रमुख परिणाम है। ठीक है, तो दोस्तों ये था भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज।
ठीक है, मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसी ही एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।